हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध, अनमोल व उत्कृष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं नासिरा शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको शुभकामनाएं देने हेतु उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है चार बहनें शीश महल की। नासिरा शर्मा जी ने अपने साहित्य में बौद्धिकता एवं सतर्कता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से नारी जीवन की समस्या एवं सांप्रदायिकता की समस्या को असरदार शैली में प्रस्तुत किया है। नासिरा शर्मा जी का साहित्य समाज के लिए पथ प्रदर्शक रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है नासिरा शर्मा जी की कहानी चार बहनें शीश महल की। कार्तिक पूर्णिमा के नहान के चलते दुकान पर आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनने बूढ़ी जवान, गरीब अमीर औरतें, लड़कियाँ नाली नापदान पार करती उमड़ी चली आ रही थीं। सफ़ेद चांदनी पर हरी, लाल, पीली, नीली, आसमानी, ऊदी, गुलाबी चूड़ियों के डिब्बे खुले पड़े थे। लच्छों के ढेर जमा थे, तो भी उतावली नज़रें कुछ और ढूंढने को बेचैन थीं। सुहाग स्टोर की चूड़ियाँ पूरे शहर में मशहूर हैं। दूर दूर से औरतें यहाँ आती हैं। इस वक्त भी हंसी, बातें, मोलभाव और चूड़ियों के खनक से छोटी सी दुकान भरी हुई है, मगर मालिक करीम के चेहरे पर परेशानी की एक हल्की परत जमी है। यही हाल उसके बेटे शरीफ का है। इतनी बिक्री से खुश होने की जगह उसको भी उदासी घेरे है। बात जरा सी है, बहू पेट से है और उसकी हालत नाजुक है। बाप बेटे की जान उसी में अटकी है। सुबह से दोपहर हो गई है, मगर खाना तो दूर, चाय की एक बूंद हलक के नीचे नहीं उतरी है। भैया जी कुमकुम लगाने को कहा था। खीजा जनाना स्वर उभरा। लगाता हूँ। झेप कर शरीफ ने कुमकुमे का लच्छा निकाला और सुनहरी लहरिया के बीच में दो दो डालने लगा। क्या बात है, इस बार चूड़ियाँ वही पुरानी वाली दिखा रहे हो करीम मियाँ? सफ़ेद साड़ी पहने औरत ने बैठते हुए कहा। अरे जनाब, कल ही फिरोज़ाबाद से नया माल लेकर लौटा हूँ। ये बांके, कामदानी, मुरमुरी, और अब देखें, अपना बना के देखो, चंदा की चांदनी, खुशियों की बारात। शरीफ ने उठकर खानों से डिब्बे निकाले और एक एक डिज़ाइन खोलकर सामने रखने लगा। कहाँ छुपा कर रखी थी? बूढ़ी औरत ने बेकरार सूनी कलाइयों के संग चूड़ियाँ उठा उठा कर देखनी शुरू कर दी। आप तो जानती हैं, ऐसा माल मैं सबके लिए नहीं खोलता। इसके लिए कदरदान चाहिए। ऐसी लाजवाब डिज़ाइन आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। बारीक चूड़ियाँ, सच्चा काम और सूफियाना दिलकश रंग बाहर के फूल हैं। गजब है, ये सारे बांध दें? उस बूढ़ी औरत ने डिब्बे सरकाए। बेटियों के घर भेज रही होंगी? शरीफ ने मुस्कुराकर डिब्बों को बांधते हुए कहा। कल सुबह मैं खुद जा रही हूँ। यही तो एक सौगात है अपने शहर की, वरना विलायत में क्या नहीं मिलता। ये रुपए संभालें। 100 के 10 नोट पर्स से गिनते हुए बोली। ड्राइवर ने डिब्बे उठाए और शरीफ ने नमस्ते में दोनों हाथ जोड़ दिए। लाल रंग की कोई चूड़ी दिखाओ, आइसक्रीम खाती एक औरत ने खुरदुरे स्वर में कहा। शोकेस में सब लगी हैं। शरीफ फ्रेंच इत्र की सुगंध से अभी पूरी तरह निकल नहीं पाया था कि इस आवाज़ से चौंक पड़ा। ये कितने की है? 24 रुपये दर्जन। नया डिज़ाइन डिस्को अभी अभी आया है। कांच की चूड़ियों में भी लूट मची है। कुछ कम करो, छूट तो देनी पड़ेगी। आइसक्रीम की खाली डंडी फेंकती हुई वो बोली। सुहाग की चीज़ का मोलभाव नहीं करते, इसीलिए दुकान पर लिख दिया है एक दाम। करीम ने नागवारी से कहा। अब्बा, पंसारी काकी 200 का उधार कर गई हैं, करीम ने धीरे से कहा और पास रखी कॉपी पर नोट कर लिया। दाम तो ठीक ठाक है, मगर, कहती हुई वो औरत पीछे मुड़ी और सड़क पर फेरी वाले से चाट खाती सहेलियों को हाथ के इशारे से बुलाया। किस रंग की निकालूं? लाल के अलावा इस डिज़ाइन में बैंगनी, गुलाबी, नारंगी भी हैं। ये डिज़ाइन रात के अंधेरे में देखते बनती है। करीम ने 2 उंगलियों के बीच चूड़ी फंसाकर दिखाया। हम कुंवारे हैं, सुहाग की कोई समस्या नहीं। 20 रुपये दर्जन दो तो पहने। चलो हाथ दो, कितनी, 6 पहनाऊँ? करीम ने हाथ बढ़ाकर नाप का अंदाज़ा लिया। सड़क पार कर आधा दर्जन औरतें हंसती, इठलाती खाली होती बेंचों पर आकर बैठ गईं। मैं तो लाल पहन रही हूँ। इस डिज़ाइन की मैं नारंगी पहनूंगी, दूसरी चहकी। अभी करीम ने चूड़ी पहनाना शुरू किया था कि सामने सड़क से मोटरसाइकिल गुजरी, जिसमें अकरम बंदूक पकड़े राजू उर्फ काले बम्ब के साथ बैठा था।
उसके चेहरे का रंग बदला और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कनखियों से शरीफ को देखा जो लच्छा खोल चूड़ियाँ निकाल रहा था। भैया जी, आज आपको क्या हो गया है? हरी करेली के साथ लाल चाहना लगा रहे हो? जवान औरत खिलखिला पड़ी। कस्टमर की तरफ ध्यान दो शरीफ, करीम ने बेटे से कहा। शरीफ जब हरी हरी चूड़ियाँ उस औरत के गोरे गोरे हाथों में पहना रहा था तो उसका जहन फिर भटक गया। आंखों के सामने लाल शाहाना चूड़ियों से भरे रेशमा के सांवले संदली हाथ उभरे। दुल्हन बनी रेशमा बेटी की छठी के दिन गोद में बच्ची लिए शर्माई सी बैठी थी। चारों तरफ से मुबारक सलामत की झड़ी लग गई थी। नाते रिश्तेदारों और पुराने ग्राहकों ने उसका घर गुलजार बना दिया था। चूड़ी वालों के घर सुहागिन पैदा हुई है, इस खुशी में शांति हिजड़े ने नाच नाच कर सुबह कर दी थी। तमाशा देखने वालों से जी भर कर नेक बटोरे थे। देगें चढ़ीं और ग्राहकों के बीच उस रात की चर्चा महीनों चली थी। शरीफ के चेहरे पर यादों की मुस्कान फैल गई। उसने अधमुदी आंखों से हरी चूड़ी के दाम गिने। बेटवा, प्लास्टिक की दिखाते ये निगोड़ी रोज़ गिरती है और रोज़ नहीं पहनने की हट करती है। बूढ़ी विधवा राठी टेकती आन बैठी। ये देखो माई, शरीफ ने शो केस में लगी प्लास्टिक की चूड़ियाँ और कड़े निकाले। सुनो भैया, अनार के रंग की 2 दर्जन 2.5 इंची देना, एक मर्द की आवाज़ गूंजी। दादी, ये छन नहीं बोलती, हमें नहीं अच्छी लगती, लड़की ठुनकी। इधर दिखाओ ना, कब से बैठे हैं? वही आसमानी वाली चाहिए। गंगा नहाने चलोगी ना? फिर सुबह पुकार लेंगे, अभी मुझे देर लगेगी। भैया ज़रा जल्दी करो। ये सारा शोर शरीफ के कान तक नहीं पहुंच रहा था। वहाँ तो एक बात गूंज रही थी कि बात को पुरानी होते कितनी देर लगती है। 10 महीने बाद रेशमा फिर गर्भवती थी। इस बार सबको यकीन था कि लड़का होगा, क्योंकि हमारे दो का पोस्टर बड़े विश्वास से ये बात कहता है। करीमन ने पोते के लिए कुर्ता पायजामा टोपी बास्केट सिल ली थी। उस पर सलमा सितारे का काम भी कर लिया था। जोश में मेहतरानी नाइन और दाई से बड़े बड़े वायदे कर लिए थे। ये सब देख सुन रेशमा को भी यकीन हो चला था कि इस बार उसे लड़का होगा। आधी रात के बाद जब रेशमा के दर्द उठा तो जैसे सारा मोहल्ला जाग उठा। करीमन ने संदूक खोल पोते का सिला कामदार जोड़ा, नेक के रुपए व जच्चा बच्चा के ऊपर से निछावर वाली रेजगारी का ढेर निकाल चौकी पर सजा दिया। उधर कमरे में नाइन और दाई सुर से सुर मिलाकर गा रही थीं। चांदी के कंगना पहनाए देव ललना। आंगन में करीमन की जेठानी, मोहल्ला और पड़ोस की 4-5 औरतें जुटाई थीं और धीमी आवाज़ में सोहर गाते हुए पिंडी बना रही थीं। करीमन मारे बेचैनी के कभी अंदर, कभी कमरे में, कभी दालान में आ जा रही थी। कभी बहू के सर पर हाथ फेरती, कभी ममता भरी थपकियाँ, तो कभी दाई से पूछती, इतनी देर क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? डॉक्टर बुलाने की तो ज़रूरत नहीं है? शुक्र तारे के डूबते ही बच्चे की रोने की आवाज़ के साथ बधाई की झड़ी लग गई। मगर ये देखकर हंसती इतराती करीमन को सांप सूंघ गया कि दाई के हाथों में लड़के की जगह नंग धड़ंग लड़की थी। करीमन का चेहरा देख सोहर गाती औरतें ठिठक गईं। नवजात का रोना बंद होते ही करीमन की रुखी रुलाई फूट पड़ी। लक्ष्मी हुई है कम्मो, भगवान ने चाहा तो अगली बार लड़का हो जाएगा, दिल छोटा मत कर, सुंदर गैस वाले की पत्नी रानी ने कहा। अपने को संभाल गुइयाँ, बहू सुनेगी तो क्या सोचेगी? बनारसी पान वाले की विधवा बहन सुमिता ने करीमन को गले लगाया। जब पहली लड़की हुई तो लड़कियों का कितना गुणगान किया था कि वो बरकत होती है, पैगंबर के घर भी लड़की हुई थी। फिर आज दिल क्यों छोटा कर रही है री? मिश्रा पंडिताइन पिंडी के चिकने हाथ धोते हुए बोली। तूने पंडिताइन नामकरण वाले दिन जुड़वा बेटों का नाम लव कुश रखते हुए बेटों का क्या कम गुण गाया था कि आज मुझे समझा रही है? करीमन ने आंसू पोंछे। लड़का हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार वही करता है, मगर तेरे यहाँ तो ऐसा कोई बंधन नहीं। चल मुंह मीठा कर और सबका करवा। मिश्रा पंडिताइन ने थाली उठाई। इसमें तेरे मेरे की बात नहीं, बस पोते के अरमान की बात है। करीमन ने हट भरी आवाज़ से एक ठंडी सांस भरी। अंदर सोहर में पड़ी रेशमा यह सब सुनकर सकते में आ गई। उसको नई पैदा लड़की से एकाएक अजीब नफरत सी होने लगी। उसे लगा कि खुशहाल माहौल को इस लड़की ने आकर ख़राब कर दिया है। महलका ने जब मुबारकबाद देते हुए नवजात का माथा चूमा तो रेशमा को बड़ा अटपटा सा लगा। उसने ताज्जुब से बड़ी सास का चेहरा ताका। दिल लगा है तो एक बार घर की खैरियत लेकर आ जाओ, करीम ने बेटे से कहा। शायद वहाँ कुछ ज़रूरत भी हो।
शरीफ इतना कहकर उठने ही वाला था कि सामने से हिजोड़ की टोली ताली बजाती, साड़ी उठाती, मटकती दुकान पर आकर बैठ गई। शरीफ उठकर फिर बैठ गया। करीम भाई, परसों हमारे घर शादी है, आप लोग ज़रूर आइएगा। कार्ड देती हुई एक बुर्का पोश औरत आगे बढ़ गई। इस बार तुम्हारे घर पर मैं सारी रात नाचूंगी, वायदा रहा। अभी तो झटपट चंदा की चांदनी पहना दो। मुई कांच की चूड़ियाँ टिकती कहाँ हैं, आशिकों के दिल की तरह चटक जाती हैं। शकीला हिजड़ा अपनी अंगूठियाँ उतारते हुए बोला। काले रंग की चूड़ी है? स्कूली लड़की ने शरीफ से पूछा। बैठिए, दिखाता हूँ। सब कितनी सुंदर सुंदर हैं। ये नहीं, ये कौन सी पहनूं? अच्छा, ये वाली पहनाइए। लड़की ने हाथ बढ़ाया। चाचा भाभी की लड़की हुई है। करीम के बड़े भाई अब्दुल का 10-12 साल का लड़का नदीम सामने खड़ा था। लड़की? शरीफ के अंदर कुछ टूटा, हाथ बहका। घर में एक बार फिर तनाव। उसने घबरा कर बाप को देखा। ओह, संभाल कर। लड़की के हाथ में टूटी चूड़ी का कांच चुभ गया। खून की नन्ही बूंद छलकी। बहू तो ठीक है ना? करीम ने नदीम से पूछा। सड़क की चहल पहल कम होने लगी थी। दुकानें भी एक के बाद दूसरी बंद होने लगी थीं। करीम ने दुकान बंद करते हुए फिर अकरम को मोटरसाइकिल पर गुजरते देखा। शरीफ की नज़र भी सड़क पर थी। उसने धीरे से कहा, अब्बा, ये लोग किस फेरे में पड़े हैं? डर तो मुझे भी लगता है जब हथियार इनके हाथों में देखता हूँ। भला चूड़ीहारों को इससे क्या वास्ता? करीम ने धीरे से कहा। बाप बेटे दोनों ने सड़क पार की और करीम ने कादिर हलवाई से 5 किलो मोतीचूर के लड्डू बंधवाए और दोनों गली में मुड़ गए। बाप बेटे को पता था घर में सियापा पड़ा होगा। घर का दरवाज़ा खोल जब दोनों आंगन में आए तो देखा कि करीम का बड़ा भाई अब्दुल दालान में बिछे पलंग पर लेटा है और करीमन का मुंह सूजा है। दोनों आगे बढ़े और करीम ने मिठाई का जावा करीमन को थमाया। क्यों बे शरीफ, तेरी बीबी कैसी छोकरी है रे जो हर बार मादा जनती है? आखिर करीम को सुहाग स्टोर का वारिस कब देगी? अब्दुल ने तलखी से पूछा। मुंह मीठा करो भाई, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। फिर करीमन की तरफ मुड़कर बोला, घर में खुशी हुई है, तुम दादी बनी हो, टोकरा लेकर काहे खड़ी हो? मिठाई दो सबको। करीम ने इतना कहकर हाथ मुंह धोया। हमारी तो शर्त है करीमन से कि जब बहू बेटा देगी तो मैं मुंह मीठा करूँगा, कहकर अब्दुल ने टोकरी परे हटा दी। बात आई गई हो सकती थी मगर वो अटक गई। इस तरह जैसे तलवार बदन को चीरती धड़ से आर पार हो जाए। बहू का दिल भी बड़े ससुर के फेंके तीर से 2 फांक हो गया। कहाँ तो लड़कियों के साथ हंस रही थी कि एकदम से फपक कर रो पड़ी। ना बहू, इस तरह नहीं रोते, सोहर में हो, आँख पर बुरा असर पड़ेगा। मेरे बस में होता तो। इन मर्दों को शिकार खेलने की लत है। बचपन में गुलेल से बटेर गोरैया मारते हैं, जवान होकर तानों के पत्थर मार मार कर औरत का दिल बदन घायल करते हैं। इनकी बात का बुरा मानना क्या? इनकी ज़बान पर खुदा के अलावा कोई लगाम नहीं लगा सकता है। महलका ने बहू को गले लगाकर कहा और कमरे से बाहर निकली। दाएं बाएं बैठी बड़ी और मंझली गद्दे पर लेटी बहन के छोटे छोटे हाथ पैर देखकर कहाँ तो खुश हो रही थीं, माँ को रोता देख मुंह बिसोड़ने लगीं। उनका ये हाल देख रेशमा ने आंसू पोंछ लिए और फीकी मुस्कान से बोली, इसका नाम क्या रखोगी? छोटी। दोनों एक साथ ताली बजाकर बोली। दादी के पुकारने पर दोनों भागती आईं, मगर अब्दुल को देख वहीं दीवार से चिपक कर खड़ी हो गईं। अपनी तरफ दोनों को घूरता देख अब्दुल अपने को रोक नहीं पाया और प्यार से पास बुलाया। दोनों ने इनकार में सिर हिलाया। बुरी बात बड़े दादा हैं, शरीफ ने उन्हें ठेला। बड़े दादा गंदे, कहती दोनों शरीफ के पैरों से लिपट गईं। मैं अंदर से कुछ कहने आई थी, कह न सकी। इन मासूम बच्चों ने सब कुछ कह दिया। महलका ने मिठाई का झाबा उठाया। क्या कहने आई थी? अब्दुल बोला। आपने ठीक बात नहीं की। बहू बांझ नहीं है, उसने 3-3 औलादें इस घर को दी हैं। लड्डू उठाकर उसने मियाँ के हाथ में रखा। मगर मेरी तरह 3-3 लड़के नहीं। अब्दुल ने घमंड से पत्नी को ताका। 2 बंदूकधारी, 1 बीमार, काश एक बेटी भी खुदा दे देता तो। महलका का गला रूंध गया। क्यों नाशुक्रापन करती हो? लड़के की बात कुछ और है। अच्छा करीम, चलते हैं। अब्दुल बेटों की चर्चा नहीं करना चाहता था। करीम भी क्या करता कि रोज़ बाजार से गुजरते अकील और अकरम को देखकर उसका दिल कितना घबराता है। क्यों ये पंडिताइन, कान में तेल डालकर बैठी हो क्या? यहाँ घर में खुशी है और तुम सन्नाटा खींचे हो। महलका ने आंगन की दीवार के पास जा पड़ोस में हाँक लगाई। अब तुमने शुभ समाचार दिया तो हम पहुँचते हैं।
उधर से पंडिताइन की आवाज़ आई। आंगन में सुमित्रा, रानी, पंडिताइन, उसकी बहू और महलका ढोलक लेकर बैठ गईं। करीमन को भी उठना पड़ा। गाने में आवाज़ मिलाती हुई करीमन मन ही मन सोच रही थी कि मेरे मन से पोते की आस मरते दम तक नहीं जाएगी, दुनिया चाहे जो कहे। करीमन पोते की चाह में टुटके, चिल्ले और दुआ तावीज़ में खासे पैसे फूकने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसे पोतियों पर प्यार नहीं आता था, मगर जब उन्हें आंगन दालान में हुमकता खेलता देखती तो लगता काश ये लड़के होते। उसकी हालत महलका से छुपी नहीं थी। उसने एक दिन बातों ही बातों में कह दिया, इस आंगन में सदा लड़के घुटनों चले हैं, मगर अब ये रंगीन फ्रॉक पहने उछलती कूदती लड़कियां कैसी अच्छी लगती हैं करीमन। महलका कलेजे से लगा उन्हें चट चट प्यार करती। भाभी तुम बिगाड़ दोगी लड़कियों को लाड़ दुलार करके, करीमन एक दिन झुंझला कर बोल पड़ी। अपने लड़कों की तरह डरो नहीं, ये नहीं बिगड़ेंगी, महलका ऊपर से मुस्कुराकर बोली, मगर उसके दिल में गहरी चोट लगी थी। उस दिन उसने कसम खाई कि इन लड़कियों से वो दूर ही रहेगी, वरना इस घर में रोज़ लड़ाई होगी। करीमन के अंदर की झुंझलाहट मर्दों की दुकान पर जाने के बाद निकलती। बात बेबात पोतियों को झिड़कती दादी के तानों का मतलब तो बड़ी मंजली नहीं समझ पाती थीं, मगर इतना जान लेती थीं कि दादी अम्मी को बुरा भला कह रही हैं। वे दोनों भी कम नहीं थीं। दादी के डांटने पर वो हाय तौबा मचाती कि रेशमा कानों पर हाथ रख लेती, पैर पटक पटक कर ज़मीन पर लौटती, चीख चीख कर रोती। अंत में करीमन को नाक रगड़नी पड़ती। या तो बाजार से मंगाकर उनकी पसंद की कोई चीज़ देती, या फिर बक्सा खोल कांटा, क्लिप या कोई रंगीन कपड़ा, तब जाकर जान छूटती। लड़कियां हैं या आफत की परकाला। अकेले में करीमन सर पर दो हत्थड़ मारती और कान पकड़कर कसमें खाती कि अब इन बलाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। जैसे तैसे लड़कियां बढ़ रही थीं, उनमें दादी के खिलाफ एक मोर्चा बन रहा था। जब कभी करीमन प्यार दुलार के मूड में आ उन्हें बुलाती, उस वक्त वे तीनों जीभ निकाल कर उन्हें चढ़ाती या फिर ठेंगा दिखाकर भाग जाती। उनकी अपनी दुनिया थी, अपने खेल थे। अकेले में एक दूसरे के गले में बाहें डाल गाती, काली माई दिया सलाई, भागो बच्चों दादी आई। फिर एक दूसरे को गुदगुदा कर कहती, बड़े दादा तेरी टोपी में आटा। फिर हंसी से लौट जाती और भाग कर महलका के पास जाती और कहती, बड़ी दद्दा बहुत भूख लगी है, हलवा बना दो, दादी ने खाना नहीं दिया है। दद्दा तुम सब पर वारी जाए, अभी बनाती हूँ, कहती महलका बेसन भूनने लगती और फिर तीनों नदीम के कंधे पर सवार उसे घोड़ा बनाती, या फिर उसके बालों को जमाकर पोनीटेल बना क्लिप लगाकर कहती, चाचा हमारी तरह हो गए। उनकी इन शरारतों से रेशमा कुढ़ती थी। कभी कभी परेशान हो उन्हें दुकान पर भेज देती थी, मगर वहाँ कब तक चूड़ियों से खेलती। कभी ग्राहकों की गोद में घूमती, बाजार का चक्कर लगाती। एक दिन जब दादी पोतियों में खींचातानी चल रही थी तो रेशमा बोल पड़ी, इनका नाम स्कूल में लिखवा दें तभी सुधरेंगी। अम्मी दादी का लिखवा दो, बड़ी ने झट से कहा। सुन लिया जवाब, वहाँ जाकर ये टीचरों के कान कुतरेंगी। दादी रेशमा की मुस्कुराहट देख चिढ़ जाती। करीमन की बहन के लड़के की शादी में लखनऊ से सबका बुलावा था, मगर दिवाली के करीब होने के कारण मर्दों में से तो कोई जा नहीं सकता था। रेशमा और लड़कियों का सफ़र मुश्किल था। तय पाया करीमन अकेली चली जाए। सामान बंध गया तो तीनों लड़कियां दादी के साथ जाने की जिद करने लगीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें रेशमा ने समझाया। लखनऊ में बहन के घर पूरा कुनबा चूड़ियारों का जमा था। सबके दुख सुख खुले। उसी में करीमन के घर पोता ना होने की बात चली और करीमन को अपनी हेटी लगी। कई औरतें मतलब परस्त थीं। फिर सुहाग स्टोर की कमाई का उन्हें पता था, सो करीमन का कान भरना शुरू हो गया। एक ने तो साफ कह दिया, नई कोख कभी कभी किस्मत बदल डालती है। शरीफ कोई कुंवारा नहीं, 3 लड़कियों का बाप है, करीमन जवाब देती। तो फिर क्या हुआ, औलाद तो जवानी की निशानी है। यहाँ तो कब्र के मुर्दों के लिए लड़कियों की कमी नहीं, शरीफ की भली चलाई। क्यों किसी का घर बर्बाद कर रही हो, अपनी लड़कियों के लिए लड़के यूँ ढूंढे जाते हैं कहीं। अपने यहाँ 4 शादियों की इजाज़त है मर्दों को, लड़का होगा तो घर आबाद होगा, इसमें घर की बर्बादी कैसी। रात करीमन जब लेटी तो औरतों की बातें दिमाग में चक्कर काट रही थीं। आंख लगी तो ख्वाब में देखा कि घर के दरवाजे पर शहनाई बज रही है और शरीफ दूल्हा बना घोड़े पर सवार है और पीछे पालकी में दुल्हन है। तीनों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही हैं। तभी पालकी का पर्दा हटा। दुल्हन गोल मटोल सा बच्चा लेकर उतर कर कहती है, पोता मुबारक हो। वो झपट कर आगे बढ़ती है।
तभी उसे किसी चीज़ से ठोकर लगती है, वो गिर जाती है। देखती है वो रेशमा की लाश है। तीनों लड़कियां चीख कर रोती हैं, हाय दादी ने मेरी माँ को मार डाला। ना ना ना, मैंने कुछ नहीं किया, कहती हुई करीमन नींद से जाग उठी और बिलख बिलख कर रोने लगी। जब जरा दिल संभला तो उसने शुक्र अदा किया कि यह ख्वाब था। सुबह होते होते करीमन को जाड़ा लगाकर बुखार चढ़ गया। बुखार की तेज़ी में सपना टुकड़ों में दिखता और लड़कियों के हाय तौबा से वो चौंक कर आंखें खोल देती। तीसरे दिन जब बुखार उतरा, जी संभला, तो करीमन को सिर्फ यही एक बात याद रह गई कि उसे मौला ने ख्वाब में पोते की बशारत दी है। अब उसे शरीफ की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। सच है, नई लड़की नई किस्मत के दरवाजे शरीफ के लिए खोलेगी। लखनऊ से पोते का सपना लेकर जब करीमन चली तो रेलगाड़ी की खिड़की से भागते पेड़, खेत, खलिहान, नदी देख सोच रही थी कि वो अपनी ख्वाहिश उस घर में कैसे पूरी करेगी। एक के बाद एक बड़ी अड़चनें हैं, पहला शरीफ, फिर करीम और फिर महल का। लेकिन जब मज़हब में इस बात की मनाही नहीं है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जो शरीयत है, हक है, ज़रूरत है, उससे कौन मुकर सकता है। घर में सबको करीमन बदली सी लगी। पोतियों पर सदके जाती, बहू पर निछावर और मियाँ बेटे से मीठा बोलती। सबके मन में आया कि बेकार करीमन को बुरा समझते थे। आखिर वो भी इंसान है, वो भी कुछ ना कुछ तो अरमान रखेगी। करीमन जब पोतियों को गोद में बिठा दूध जलेबी खिलाती तो मन ही मन कहती, एक दिन इसी तरह पोते को गोद में लेकर बैठूंगी। तुम्हारी माँ तो देने से रही, मुझे ही चारा ढूंढना पड़ेगा। बशीर चूड़ी वाले के घर खत ना था। करीम ने कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, मगर जब 3 बज गए तो करीमन तीनों लड़कियों का हाथ पकड़ घर से निकली। गली में बड़ी सजावट थी। घर पहुंच करीमन ने मुबारकबाद दी। तुम्हारे घर भी ये दिन जल्द आए, बशीर की दादी ने कहा। हमारी किस्मत में खतना कहाँ, हमारे यहाँ तो गाजे बाजे के साथ बारात आएगी और फतेह का बिगुल बजाती डोली उठा ले जाएगी। करीमन ने मन ही मन चंदवा तान देखकर कहा। अंदर की कुढ़न चेहरे पर साफ झलक आई थी। करीमन, तुम्हारा जी तो अच्छा है? पुत्तन की खाला ने नाक पर उंगली रखकर बड़ी अदा से पूछा। जी निगोड़े का क्या होना है, हंसी करीमन। तो फिर जाओ संभालो पानदान, कहती पुत्तन की खाला ने पानदान आगे सरकाया। तीनों लड़कियां गरारा दुपट्टा पहने बड़े सलीके से दादी के पास बैठी टुकुर टुकुर दोनों की बातें सुन रही थीं। उनके सर पर पुत्तन की खाला ने प्यार से हाथ फेरा। इब्बन कितने साल की है? करीमा ने पत्ते पर चूने की चमची घुमाई। वही शब्बन की हम उम्र है। शादी कहीं ठहरी? ना, कहीं नहीं। आखिर किससे ठहरे? लड़कों का हाल बुरा है। अपने बाप के पेशे से उन्हें नफरत है। अपनी पसंद की नौकरी उन्हें कभी मिलती नहीं। ऊपर से फिल्में देख बम बंदूक रखने का शौक। बहन, कमाने वाले लड़के तो आंखों में सुरमा लगाने को भी नहीं मिलते आजकल। ए हटो, तुम्हारी आदतें नहीं गई बात बढ़ा बढ़ा कर कहने की। करीमन हंस पड़ी। शरीफ जैसे बेटे की माँ हो ना तभी हंस रही हो, वरना माएँ आजकल बेटों को कोसने लगी हैं। कोई लड़की नहीं देता शादी के लिए। अब तुम्हारी बात अलग है, तुम एक मांगो तो 4 मिलेंगी। तो फिर ढूंढो, फुसफुसा कर कहा करीमन ने। क्या कह रही हो? तौबा करती पुत्तन की खाला ने गाल पीट लड़कियों को देखा। मन ही मन बोली, मैंने तो बात की बात कही थी, ये भला क्या सुन रही हूँ। जाओ बाहर खेलो। करीमन ने बड़ी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। अच्छा दादी। लड़कियां खुश खुश भागीं। दाई से पेट क्या छुपाना, मुझे पोता चाहिए। 3 लड़कियों पर बेटा होता है, जरा इंतज़ार करो, उतनी उजलत ठीक नहीं। बहू की सेहत गिर चुकी है, मुझे अब रुपए में चवन्नी भर तो दूर टका भर भी उम्मीद नहीं है। बताती हूँ फिर, कहती पुत्तन की खाला दूसरी तरफ चली गई जहाँ औरतों का घेरा था। रात के खाने के बाद करीमन ने बेटे को पास बुलाया और सर पर हाथ फेर कर बोली, देखो तुम हमारे अकेले घर के चिराग हो। अब हम जो कहें उसका बुरा ना मानना। ज़रा ध्यान से मेरी बात पर गौर करना। रेशमा की सेहत ठीक नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत है। ये तो है अम्मा। मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो बेटा, लड़कियां भी पल जाएंगी और तुम्हारी गृहस्थी भी संभल जाएगी। दूसरी शादी? ये कैसे हो सकता है अम्मा? हो सकता है, खुदा रसूल के हुक्म से होगा। मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, फिर ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? करीमन ने आवाज़ दबाई। बस अम्मा बस। झुंझलाया परेशान शरीफ पास से उठकर चला गया।
जो बात प्यार से शुरू हुई थी, अंत तक आते आते बंदूक की गोली बन शरीफ के दिल पर माँ ने दाग दी थी। करीमन को बेटे का इस तरह उठ जाना आखरा, मगर दूसरे पल ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कह रही हो कि औरत में बड़ी कशिश होती है, खासकर नई नवेली के लिए। शुरू में बड़े बड़े मजनू भी इनकार करते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरे के पैर धो धो पीते हैं। करीमन भी जिंदा रही तो यह भी करके दिखा देगी। तीनों बहनें एक बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटी सो रही थीं। रेशमा का जी आज कुछ अच्छा था। नहाई थी, अपने को हल्का महसूस कर रही थी, चेहरे पर ताजगी थी। शरीफ जब कमरे में आया तो वो लंबे लंबे बालों में तेल लगा रही थी। शरीफ को देख उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें मेरे प्यार का भरोसा नहीं है क्या? अम्मा जो दिल में आए कहें, मगर मैं एक बेटे के खातिर 3 बेटियों के लिए सौतेली माँ लाकर ये घर जहन्नुम नहीं बना सकता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, आप शादी ना करें, मगर अम्मा की ये ख्वाहिश मुझे हर पल कमज़ोर बनाती है। मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ। रोज़ रोज़ के ताने मुझे जहन्नुम की तरह जलाते हैं। अजीब मुसीबत में मेरी जान है। शादी करता हूँ तो चैन खोता हूँ, चौथे बच्चे का खतरा मोल लेता हूँ तो तुम्हें खोता हूँ। मेरी मौत तो हर हालत में लाजमी है। दूसरी शादी तुमने की तो सह नहीं पाऊंगी, दम तोड़ दूंगी। चौथे बच्चे का खतरा मोल लेती हूँ और खुदा को जो मुझ पर रहम आया और लड़का हुआ तो मरकर भी जी लूँगी अपने बेटे की शक्ल में। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है तुम्हें वारिस देकर मरूं। ये तुम्हारी सोच गलत है रेशमा। शरीफ की आंखें भर आईं। लड़कियों को उनका भाई मिल जाएगा, उनकी मिट्टी जो रोज़ इस घर में पलीद होती है वो नहीं होगी। मुझे भी इज्जत के साथ मौत मिलेगी। तुम चाहती क्या हो रेशमा? हम माँ बाप हैं, दूसरे की मर्जी से औलाद पैदा करें? नहीं चाहिए मुझे लड़का। शरीफ सर पर हाथ रखे लेटा सोच रहा था कि कुदरत का कैसा खेल है कि आदम की औलाद को आदम की शक्ल में पाने की एक औरत की तमन्ना को पूरी करने के लिए दूसरी औरत मजबूर है। घर में पक रही इस खिचड़ी से बेनयाज करीम फिरोज़ाबाद में बाजार बाजार गली गली भटक कर बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन की चूड़ियाँ देख रहा था। वो औरत की पसंद नापसंद जानता था, इसीलिए उसकी दुकान पर मेला लगा रहता था। ये मेहनत दूसरे दुकानदार नहीं करते थे। उनके लिए सूफियाना और चटक रंगों में सच्चे और झूठे काम से कोई फ़र्क नहीं था। चूड़ी तो आखिर कांच है, आज पहनी कल टूटी। उसमें काम नहीं दाम देखना चाहिए, और यहीं वे करीम से मात खा जाते थे। करीम जब माल लेकर घर लौटा तो पता चला नदीम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। शरीफ उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया है। आज मिलाद उन नबी है। बाज़ार में चौराहे और सड़कों पर विभिन्न व्यापारियों द्वारा शानदार दरवाज़ों और रंगीन बल्बों का झाड़ सजाया जा रहा था। दुकान खुलते खुलते औरतों की भीड़ जमा होने लगी। लचका गोटे के कपड़ों के साथ मेहंदी मिठाई के पैकेट लिए औरतें बुरके से हाथ निकाल अपनी पसंद की चूड़ियाँ देख रही थीं। जो जल्दी में थीं वो बार बार शरीफ को पूछ रही थीं। करीम को भी शरीफ का बेचैनी से इंतज़ार था। शरीफ जब डॉक्टर के यहाँ से नदीम को लेकर लौटा तो दोनों बड़े भाई अकील और अकरम पराठे और अंडे का नाश्ता कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद शरीफ को कुछ देर वहाँ ठहरना पड़ा। कभी कभी तो दोनों घर लौटते थे। क्यों बे शरीफ, दुकान कैसी चल रही है? अकील ने हाथ धोते हुए पूछा। आपकी या मेरी? शरीफ ने अनजान बनकर पूछा। हमें तो औरतों को चूड़ी पहनाने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए घर में भी नहीं बसाया है। तुम कहो, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? अकरम हंसा। ठीक ठाक चल रहा है भाई, हमें तो आपकी फ़िक्र लगी रहती है। वो लोग ठीक ठाक नहीं हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें। उसका मज़ा कुछ और है। तू घोंचू ये बात नहीं समझ सकता है। तू तो बस बच्चे पैदा कर, गृहस्थी जमा, माँ बाप की सेवा कर। हमसे मामूली ज़िंदगी नहीं जी जाती। जो नशा हथियार पकड़ने, दूसरे पर रौब गांठने और एक ही झटके में हज़ारों कमाने का है, वो चंद रुपल्ली की चूड़ियाँ बेचने में नहीं है। अकील ने सीने पर हाथ मारा। अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा भाई। मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाह रहा था। खैर, आप बड़े हैं, जैसा मुनासिब समझें। इतना कहकर शरीफ घर से बाहर निकल आया। ये खबर किसी से छुपी नहीं रह सकी कि रेशमा के पैर फिर से भारी हैं। करीमन उसका ख्याल करने लगी। आस फिर बन गई थी। घर में रौनक सी आ गई थी। शरीफ भी दिल ही दिल में बेटे की दुआ मांगता ताकि सिलसिला कहीं जाकर ख़त्म हो, मगर खुदा को कुछ और मंजूर था। चौथा बच्चा भी लड़की हुई।
इस बार रेशमा और शरीफ को अफसोस तो हुआ, मगर दोनों को जैसे चैन आ गया कि अब वो अपनी किस्मत किसी दूसरे के कहने पर बदल नहीं सकते हैं। यही चारों लड़कियां उनके जिगर का टुकड़ा हैं। करीमन अपनी हारी बाजी को जीत में बदलने की कोशिश में फिर से लग गई। उसकी बातें सुनकर रेशमा को बुरा नहीं लगता, बल्कि अपनी लड़कियों के लिए मोहब्बत और बढ़ती। उधर शरीफ ने भी घर के इस महाभारत का अंत सोच लिया था। उसने रेशमा को हिम्मत बंधाते हुए कहा था, हौसला रखो, मैं फिरोज शाही मस्जिद के मौलवी साहब से मिला था। बिना किसी माकूल वजह के दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। फिर बिना बीवी की रजामंदी के शौहर को दूसरे निकाह का हक भी नहीं है। जब मैं खिलाफ हूँ दूसरी शादी के, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अम्मा चाहे जो करें। ताना तिश्ना, गंडा ताबीज, चिल्ला फतवा, मैं बहाने ढूंढने वाला मर्द नहीं हूँ। जो है उसका शुक्र अदा करता हूँ। तुम अपनी सेहत देखो, लड़कियों की परवरिश पर ध्यान दो। मैं कारोबार देखता हूँ। हरदम चिंता तनाव से अब्बा का हाथ कई साल से ठीक से नहीं बटा पा रहा हूँ। दुकान से लड़कियाँ टूटी चूड़ी लाकर मोमबत्ती से उसे पिघला जंजीरों का हार बनाती, उन्हें दरवाजे खिड़की पर टांगती, और चौथी बेटी गुड़िया दीवारों पर चूड़ियों की तरह तरह की डिज़ाइन रंगीन चौक से खींचती, जिसे देखकर करीमन चिल्लाती, स्कूल में यही सिखाया जाता है कि सारे घर में चंगीटे खींच कर कर्जा बढ़वाओ। तुम लड़कियां हमारे बेटे को जीने दोगी या नहीं? अम्मा, अब नहीं सुनना है तुम्हारा कोसना और ताना। अगर पोते का बुखार तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और जोगी बन दर दर भटकूंगा। सर पीटते करीमन के हाथ थम गए। बेटे का तेज लहजा सुन उसे अपने चारों तरफ अंधेरा खिंचा दिखा। वो बेटे की कीमत पर पोता नहीं पाना चाहती थी। उसने गालों पर थप्पड़ मार फौरन कहा, ऐसी बात अपना निकालना मुंह से। मेरी एक ही औलाद है बेटा, तू फले फूले यही मेरी दुआ है। तू चला गया तो ये घर ये दुनिया मेरे किस काम की। घंटे दिन महीने साल बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। चारों बहनें पढ़ने में तेज और शक्ल सूरत की प्यारी निकली थीं। उनके साथ करीमन का रिश्ता पहले जैसा कड़वाहट वाला नहीं रह गया था, तो भी उसके दिल पर एक सुस्त निराशा पैर जमाकर बैठ गई थी। उसकी वजह भी थी। उसे पता चला कि चौथी लड़की के बाद शरीफ ने ऑपरेशन करवा लिया है। वो जिगर थाम कर बैठ गई। इस बीच पुत्तन की खाला ने कई लड़कियों के नाम बताया, पैगाम भिजवाया, मगर करीमन चुप रही। आखिर कहती भी क्या। रात को खाने के बाद जब चारों पोतियां करीम की चारपाई पर चढ़ उसके हाथ पैर दबाती, मज़े मज़े की बातें कर रही होती, तो अकेला बैठा अब्दुल जलकर पूछता, लड़कियों की कहीं से बात आई? फिर बीमार बेटे नदीम को देखकर आह भरता, लड़कियों का मामला बड़ा नाजुक होता है। ये तो तेरा कलेजा है जो 4-4-75 की जिम्मेदारी उठाए है। जरा बड़े दादा को गाना सुनाओ जो मजली ने बनाया है। हंसता हुआ करीम उसकी बात अनसुनी कर कहता और लड़कियां शुरू हो जाती, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर झूमती और गाती, शीशों से बना ये घर अपना, चांद सी अम्मी सूरज से अब्बा, दिन जैसे दादा रात जैसी दादी, ये है हम चारों बहनों की कहानी, टिम 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 टिम। शवरात आने वाली थी। सूजी घी चने की दाल मेवे खरीद कर करीमन सामान से लदी फंदी घर में घुसी। वो लड़कियों के लिए अनार फुलझड़ी महताब और रॉकेट लेना नहीं भूली थी। रेशमा पुड़ियों को खोलती सामान देखती डिब्बों में भर रही थी। तभी करीमन ने झोले से गड्ढों का पैकेट निकाल छोटी को थमाते हुए कहा कि वो नदीम को दे आए। छोटी अपने हिस्से की आतिशबाजी दालान के दर पर रख उछलती कूदती महलका के घर की तरफ गई और कमरे में जाकर उसने पुकारा, बड़ी दद्दा, नदीम चचा, देखो मैं क्या लाई हूँ। कमरे में कोई नहीं था। वो भागती हुई दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी तो पीछे उसे किसी ने दबोच लिया। 12-13 साल की नाजुक सी लड़की मर्दाने हाथ की जकड़न में तड़फड़ाने लगी। सीने में दर्द की तेज लहर से बेकरार हो उसने अपने दांत हाथों पर गाड़ दिए। गिरफ्त ढीली हुई। वो तड़प कर पीछे मुड़ी तो धक से रह गई। आंसुओं से भरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुंधे गले से सिर्फ इतना निकला, नदीम चचा आप? आंगन में करीमन बकरी के सिर पर गर्म करके कड़वा तेल मल रही थी। कल रात बकरी आंगन में छूट गई थी और ओस के कारण सुबह से छींक रही थी। एकाएक छोटी भागती आई और बकरी की रस्सी में उलझ कर गिर गई। खूंटा सर पर लगा और वो बेहोश हो गई। माँ दादी बहनें घबराकर छोटी के करीब पहुंची और उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। माथा खून उगल रहा था। कड़वे तेल में कपड़ा भिगोकर करीमन ने सर पर रखा। नदीम जब तक मजली को रोकता वो चंगुल से निकल चुकी थी।
इस डर से कि अब सबको पता चल जाएगा, वो घबराया और मुड़ा तो जमसा गया। सामने माँ को खड़ा पाया। वो नदीम भय से हकलाया। काश धरती फट जाती और मैं समा जाती उसमें। कम से कम ये दिन तो न देखती। लड़कियां अपने घर में भी महफूज नहीं हैं, ना बाप दादा से, ना चचा भतीजे से। अरे कमबख्त, तूने उसे गोदी खिलाया है, महलका ने गम में डूब अपमानित स्वर में कहा और अपने कान पकड़ गालों पर तौबा के थप्पड़ जोर जोर मारे। कई दिनों तक दोनों बहनें इस घटना से उबर न सकीं। कभी लगता माँ दादी को बताएं, मगर शर्म से जुबान न खुलती। छोटी के दिल में मर्दों से ऐसा डर बैठ गया था कि बाप दादा के सामने पढ़ने से घबराने लगी थी। हफ्ता गुजर गया था। छोटी स्कूल नहीं गई थी। बड़ी साई की तरह उसके साथ लगी रहती। माथे की चोट पर पपड़ी जमने लगी थी। गले की कोठरी में जहाँ लड़कियों के खेल का सामान, टूटी चूड़ियाँ, शमा, टेलीफोन, बर्तन, गुड़िया रखी थीं, वहीं एक दिन आधी रात को चारों बहनें दबे पैर कमरे से निकलकर जमा हुईं। यह इनकी मीटिंग की जगह थी। बड़ी कई दिनों से छोटी बहनों से कुछ कहना चाहती थी, मगर अम्मी की तबीयत खराब होने से कमरा अकेला न मिलता था। दालान में दादी बैठी होती थीं। छोटी और गुड़िया की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। बड़ी ने बत्ती जलाई। देसी घी के डिब्बे, चावल, गेहूं के बोरे पर चारों बैठ गईं। देखो, अब हम बड़े हो रहे हैं, हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है। एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, खास तौर से जब घर में दादी और अम्मा ना हो और बड़ी दद्दा के घर कभी कोई नहीं जाएगा, न चाचा से बात करेगा, समझी ना? क्यों अप्पी? गुड़िया ने पूछा। अभी सिर्फ इतना, बाकी फिर बताऊंगी, कहकर बड़ी ने बत्ती बुझाई और चारों दबे पांव निकली। चोर चोर! खुटर पटर से करीमन की जो आंख खुली तो कोठरी की बत्ती को जलते बुझते देख चीख पड़ी। करीम और शरीफ बाहर के कमरे से लाठी उठाए भागे भागे। कहाँ है, कहाँ है कहते आए तो देखा दालान की रोशनी में चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े टिटकी खड़ी थी। लुकिया शैतानिन, तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही थीं? करीमन ने कमर पर हाथ रखकर आंखें तरेरी। मीटिंग, होंठ भींच कर बड़ी ने कहा, और छोटी ने बाप दादा को छुगलिया दिखाई और कमरे में एक एक करके गायब हो गई। बाप बेटे ने करीमन को देख गर्दन हिलाई। करीमन दालान की बत्ती बुझाते हुए बड़बड़ाई, इन बिल्लियों के मारे रात को सोना भी दुश्वार है मेरा। बड़ी को बोर्ड की परीक्षा देनी थी। बाकी बहनें भी 9वीं, 8वीं, 7वीं में पहुंच गई थीं। उम्र से ज़्यादा उनकी अकल थी, किताब से ज़्यादा उनको दुनिया की समझ थी। हालात ने बचपन से उन्हें असुरक्षा की जो भावना दी थी, उसने उन चारों में एक विचित्र किस्म का विश्वास जगाया था। करीमन और रेशमा के न रहने पर लड़कियां घर में न रुकतीं और बचपन के दिनों की तरह दुकान पहुंच जातीं और बाबा दादा का फैला सामान सलीके से समेट खानों में रखतीं। नए नए मैच मिलाकर कस्टमरों को खुश करतीं। फिर दादा की मंगाई चाट का पत्तल पकड़ खूब मन से चाट खातीं। गरम गरम रसगुल्ले निगलतीं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ सड़क पार कर गली में मुड़ जातीं। इधर कई दिनों से चूड़ी बाजार में तनाव था। कई दुकानें पीसीओ और फोटोकॉपी की नई खुली थीं, जिनके मालिक मुनासिब लोग नहीं थे। इससे बेचैनी भरी सनसनी पुराने दुकानदारों में फैल गई थी, क्योंकि उनकी दुकानें औरतों की ज़रूरतों के सामानों से भरी होती और वही खरीदारी करने निकलती थीं। ये तो सबको पता था कि स्थानीय नेताओं ने नगर पालिका के सभासद के पदों के चुनाव में छटे हुए गुंडों और बदमाशों को उम्मीदवार बनाकर सिर्फ इसलिए खड़ा किया है कि वो मनचाही ज़मीन, दुकान, घर, कागज़ों की हेरा फेरी के बाद हथिया सकें। इन दुकानों पर दिन भर दंदनाती मोटरसाइकिलें आकर रुकतीं और अजीब व गरीब चाल ढाल वाले लोग उतरते और घंटों बैठे सड़क, बाजार और औरतों को घूरते रहते थे, जिसके कारण औरतों ने निकलना कम कर दिया और उनकी बिक्री में कमी आने लगी थी। एमएलए का चुनाव जीतने के बाद जुगनू शाह ने सबसे पहले अब्बासी रंडी की खंडहर होती लंबी चौड़ी कोठी पर दांत जमाए, जिस पर बहुत दिनों से राजू पंजा गाड़े बैठा था। कागज़ की हेरा फेरी, धमकी, गुंडागर्दी के बाद कल रात दोनों पार्टियों का एकाएक नखास कोने पर आमना सामना हो गया। जमकर गोलियां चलीं, लाशें गिनी और दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लाशों को शिनाख्त के लिए भेज स्टेशन रोड पर कर्फ्यू लगा दिया। बलवा हुए अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि बाजार में लगी आग पीसीओ के साथ अन्य सामानों से भरी बंद दुकानों को एक एक करके निगलने लगी। जब तक दमकल पहुंचता
तब तक अन्य दुकानों के साथ करीम की दुकान सुहाग स्टोर का लकड़ी का ढांचा जलकर राख हो चुका था। पिघली रंगीन चूड़ियों का शीशा किसी डेल्टा की तरह शाखों में बट गले मिल रहा था। सुहागिनों के हाथों की चूड़ियाँ उजड़ चुकी थीं। पूरा बाजार दूर से काली सड़क में तब्दील हो चुका था। कर्फ्यू खुलने के बाद जब करीम दुकान देखने गया तो उसके पैर उखड़ गए थे। पूरे 50 साल आंखों के सामने जले पड़े थे। उसके बाप रहीम बिसाती ने दुकान चूड़ी के झाबे के शक्ल में शुरू की थी। सारे सारे दिन करीम और अब्दुल दौड़कर घरों में चूड़ियों के डिज़ाइन दिखाते, नाप लेते, धूप जाड़ा बरसात नंगे पैर फिरते रहते थे। आज उसी बाप की मेहनत, उसकी खुद की लगन और बेटे शरीफ की लड़कियों का भविष्य झुलस चुका था। अब एक बार फिर सब कुछ जीरो से शुरू करना था। सुबह जब सारा घर एक टांग पर नाच रहा था, लड़कियां बस्ता ले स्कूल को भाग रही थीं। उस समय करीम हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। डॉक्टर ने देखकर बताया पूरे बदन को लकवा मार गया है। शरीफ तो दिल थाम कर बैठ गया। घर में गड़ा रुपया इलाज में पानी की तरह बहने लगा। अब्दुल्ला की दुकान तो बच गई थी, मगर अकील और अकरम अन्य बदमाशों के साथ पकड़ लिए गए थे और अब हवालात में बंद थे। उन पर कत्ल, आगजनी और फसाद कराने के इल्ज़ाम थे। शाम उमस भरी थी। दोनों भाई आंगन में लेटे थे। चारों लड़कियां तख्त पर बैठी होमवर्क कर रही थीं। करीमन मियाँ के पैरों पर तेल मल रही थी। अब्दुल्ला ने भाई की हालत देखी और दिलासा भरे स्वर में कहा, करीम तू फिक्र मत कर, तेरी दुकान की साख है, नाम है, उस साख के सहारे हम दोबारा बाजार में आ जाएंगे। इस बार साथ साथ कारोबार शुरू करेंगे ताकि हमारा दुख बढ़ जाए। लड़कियों की डोलियां इज्जत से उठ जाएंगी और शरीफ को भाइयों का सहारा भी मिल जाएगा। बड़े दादा की बात सुन चारों लड़कियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने पुराने दुश्मन को घूर कर देखा। अच्छा, तो हमारी साख पर कब्जा करने का इरादा बना रहे हैं? चारों ने एक दूसरे को देखा और गर्दन हिलाई, जैसे कह रही हूँ कि अब हम किसी किस्म की दस्तरदाजी नहीं सहेंगे। देखते हैं कौन किसका सहारा बन किसकी डोली उठाता है। रात को जब शरीफ सीने पर हाथ रख लेटा लेटा छत को ताक रहा था, उस समय चारों बहनें बाप के पास जाकर बैठीं और बिना किसी भूमिका के शुरू हो गईं कि दुकान को इस बार कैसे सजाना चाहिए, बैंक से कर्जा लिया जा सकता है। फिर चारों पूछने लगीं, अब्बू क्या हम दुकान को सजाने में आपकी मदद कर सकती हैं? क्या हम चूड़ियों की नई डिज़ाइन दे सकती हैं? गुड़िया दौड़कर अपनी ड्राइंग कॉपी ले आई जो गुड और वेरी गुड से भरी थी। उसके बीच के पन्नों पर एक चूड़ी की बड़ी सी दुकान का फ़ोटो था। उसे देख शरीफ हंस पड़ा। मैंने चूड़ियों का नाम रखा है झंकार, धड़कन, ईद का चांद, प्यार का मौसम, गंगा की लहरें, तारों का शहर, खनकती शहनाई, दिवाली की रात। गुड़िया ने नाम के साथ मिलती जुलती डिज़ाइनें भी दिखाईं। और अब्बू ट्रेडमार्क होगा 4 बहनें। बड़ी ने बाप के कंधे पर से टिकाया। शरीफ लड़कियों के गाल थपथपाता सर पर हाथ फेरता सोच रहा था, मैं क्यों उदास हूँ? अब्बा तो सिर्फ 3 थे और मेरे पास 4 लड़कियाँ हैं, हम पूरे 5 लोग। पंजतन पाक की बरकत से होगा बेड़ा पार लेकर बिस्मिल्लाह का नाम कहता हुआ शरीफ उठा और खुश खुश बाप के पास आकर बैठ गया। उसके सुन्न पड़े हाथ पैर को सहलाता रहा। बेटे की घुटी घुटी आह का एहसास करीम को था। वो कहना चाहता था कि उसे लड़कियों की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर खुदा ने उसे एक ही बेटा दिया। अब 4 पोतियां पाकर वो निहाल है। उसके दिल में अब्दुल्ला की तरह जहर नहीं भरा है, मगर आज चाहने के बावजूद वो ये सब नहीं कह सकता था। बेबसी से बेटे का चेहरा ताक रहा था जिस पर हल्की मुस्कान फैली थी। इसी दिन के लिए पोते की चाह थी। करीमन के अंदर बैठा नाग शौहर की बीमारी और बेटे की परेशानी से बौखला कर बाहर निकल आया था। वो क्या करता दादी? बड़ी ने खाना निकालते हुए पूछा। करता क्या, दौड़ धूप करता, दुकान को फिर से शुरू करने में मदद देता। करीमन चिढ़ गई, ये काम तो कोई भी कर सकता है, बढ़ई, मजदूर और नौकर, इसमें पोता कहाँ से आ गया? मजली ने दस्तरखान बिछाया। तुम लोगों के साथ सर खपाना बेकार है। दादी, पोता जो कहीं अपने चाचा पर पड़ जाता तो फिर कैसे मदद करता अपने अब्बा की? तब तो उसे पुलिस पकड़ ले गई होती। छोटी ने कुछ सोचते हुए कहा। 42 भर की लड़की मुझ बुढ़िया को ताना मार रही है। करीमन तिलमिला उठी। ईद से पहले नई दुकान बन गई थी। चारों लड़कियों की मेहनत झलक रही थी। दुकान का इश्तिहार भी अखबार में छप गया था। उम्मीद थी कि पहले दिन शानदार उद्घाटन के साथ खूब भीड़ जमा होगी। तुम लोग अब दुकान पर बैठोगी? कई दिनों से दबा ज्वालामुखी खद खद करता खौल उठा।
फिर कौन बैठेगा? दादा जान की तबीयत खराब है, अब्बा अकेले पड़ गए हैं। छोटी ने कार्ड छांटते हुए कहा। मगर ऐसे मजबूर तो नहीं कि दुकान ना चला पाएं। दादी ने 72 जांग पर मारी। दादी, जायदाद में लड़कियों का हिस्सा होता है ना? बड़ी ने भोलेपन से पूछा। क्यों नहीं, खुदा रसूल की तरफ से होता है, मुझे खुद मिला था, दादी ने जवाब दिया। फिर उस हिस्से का क्या करना चाहिए? मंजली ने आंखें मटकाईं। उसकी देखभाल करनी चाहिए। करीमन ने लड़कियों को उनके बचकाना सवाल पर घूरा। दादी, आपने क्या किया था? छोटी पैर हिलाते हिलाते बोली। मुझे तो भाई नगद मिला था, इसी दुकान में डाल दिया था। करीमन के चेहरे पर चमक आ गई। तो फिर हम भी तो वही करने की कोशिश कर रही हैं, बड़ी ने तपाक से कहा। तुम लोग? दादी ने अभी मुंह खोला ही था कि बड़ी बोल उठी। दादी, हमारे अलावा तो मदद करने वाले अकील चाचा और अकरम चाचा बचे हैं। वो दोनों कल बेल पर छूट चुके हैं। उन्हें दुकान सौंपी जा सकती है यदि आप चाहें। मेरी तौबा, तेरे मुंह में खाक। कुछ बाप की दुकान संभाली है जो चलेंगे सुहाग स्टोर को संभालने? जो मुंह में आता है बोल देती है, सिटपटाई सी करीमन बोली। अम्मा, आप इन लोगों के मुंह मत लगा कीजिए, रेशमा ने दिखावे का मरहम लगाया। मुंह लगाए मेरी जूती, इन पर इतनी रोक टोक न लगाऊं तो आसमान में तिगलियां लगाती फिरें, करीमन तंग आकर बोली। आधे आंगन में जिंदगी की चहल पहल देख सूने घर में बैठी महलका का दिल चाहता कि वो भी लड़कियों के जोश खरोश में शामिल हो, मगर अब्दुल्ला ने यह कहकर उसे रोक दिया था कि वो गुनाह के हिस्सेदार न बने। लड़कियों के दीदे का पानी मर गया, मगर करीमन और रेशमा को क्या हो गया है? करीम और शरीफ तो जोरू के गुलाम ठहरे, लेकिन मुझ में गैरत बाकी है। महलका को अब्दुल की बात की परवाह न थी, मगर उसकी आंखें झुक गई थीं। चारों लड़कियों के सामने किस मुंह से उसके पास जाती? नदीम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। कई बार गुस्से में आकर कसम खा चुकी है कि वो नदीम का दूध नहीं बख्शेगी। ईद का चांद हंसिया की पतली धार की तरह आसमान के अंधेरे को छील रहा था। जमीन पर सुहाग स्टोर रंगीन कुमकुमों से जली दुकानों के बीच झिलमिला रहा था। सड़क पर कारों रिक्शों की भीड़ थी। नए पुराने ग्राहक मुबारकबाद देने आ रहे थे। औरतें लड़कियां चूड़ी पहन बूंदियों की परई लिए निकल रही थीं। अंदर गांव तकिए के सहारे कुछ देर के लिए करीम को लाकर बिठा दिया गया था। उसके चेहरे को देखकर सबका ख्याल था कि वो जल्द ही चलने फिरने के लायक हो जाएगा। नई दुकान में पैबंद लगा बुर्का पहने एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। अरे लड़कियों, मुझ बूढ़ी को भी कुछ देखने दो, अपनी जवानी पर इतना ना इतराओ, कभी मैं भी सीधी कमर और चिकने चेहरे वाली थी। आइए आइए दादी, आप हमारी बुजुर्ग हैं। लड़कियां छट गईं। अरे हय करीमन, ये तेरी दुकान को 4 चांद कैसे लग गए? मैं तो पहचान ना पाती। पुत्तन लेकर आया कि चलो खाला, अल्लाह का करिश्मा दिखा कर लाता हूँ। अच्छा हुआ आ गई। शरीफ तो बाजार बाजार डोलकर अधमरा हो गया था। भट्टियों में सुबह शाम जा जाकर चूड़ियाँ देखना आग की तपिश से रंग झोंस कर काला पड़ गया है। अगर बाप बीमार न पड़ते तो काहे फिरोजाबाद के चक्कर लगाता? करीमन दुखड़ा ले बैठी। दादी, आज चांद रात है और हमारी दुकान पर चूड़ियाँ पहनना जरूरी है। फिर आप हमारी दादी की इकलौती सहेली बाकी बची हैं। बड़ी ने तीनों को इशारा किया। फौज ने मोर्चा संभाल लिया। दादी, आपका हाथ तो बड़ा मुलायम है, मंजली ने कहा। तो अब तुम लड़कियां ये काम करोगी? पुत्तन की खाला ने आंख मिचमिचाई। और नहीं तो क्या दादी, दरअसल ये काम तो औरतों का ही है, मगर हमारी दादी घर से बाहर निकली ही नहीं दादा की मदद को, वरना मर्दों से चूड़ी पहनना क्या अच्छा लगता है? मजली ने स्वर में शक्कर का कंडाल उलट दिया। ये गुड़िया की डिज़ाइनें की हुई हैं, कौन सी पहनिएगा? बोलिए, कौन सी पहनिएगा? छोटी ने डिब्बे खोलते हुए प्यार का सागर छलकाते हुए कहा। बूढ़े मुंह मुहा से, पुत्तन की खाला शर्मा गई। आप ये पहने, दादी शेर तो पोती सवा से। मजली ने यह कहते हुए अपनी हंसी दबाई और धूप छाँव वाली गुलाबी ऊदी नीले रंग की चूड़ियाँ हाथों में डालने लगी। करीम की आंखों से हंसी झलक रही थी। करीमन पुत्तन की खाला की इस खातेदारी से जली जा रही थी। अलबत्ता रेशमा और करीम के चेहरों पर नई चमक थी। करीमन अपने को बड़ा अकेला सा महसूस कर रही थी। टूटी चूड़ियों की चुभन उसे अपने सारे बदन में महसूस हो रही थी। उसे पहली बार लगा कि रिश्तों की हुकूमत तो उसके हाथ है, मगर दिलों पर राज का ताज सर पर नहीं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कहती हुई खाला ने अपने झुर्रीदार सूखे हाथों में पड़ी चूड़ियाँ खनकाईं, फिर हंसकर करीमन के कान में फुसफुसाई। ये वही पुरानी शैतान की खालाएं कल मुहियाँ
आसमानी बलाएं, अल्लाह मारियां तुम्हारी पोतियां हैं न करीमन। करम वालियाँ कहना काहे भूल गईं? दादी ने कुछ बुरा मानते हुए कहा। पुत्तन की खाला से करीमन आज अपनी आंखें छुपा न पाई, जिसमें पोतियों के लिए प्यार गुरूर से मिली जुली पशमानी भरी सुलह तैर रही थी। चेहरे पर ऐसी दिलकश ममतामयी मुस्कुराहट थी जिसको 4 बहनों ने दादी के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में अमन था, मगर दुश्मनी की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी। अब्बासी रंडी की कोठी में पुलिस का ताला पड़ चुका था। केस अदालत में पहुंच गया था। राजू और जुगनू दोनों का दावा था कि ये कोठी उनको विरासत में मिली थी, क्योंकि अब्बासी उनकी बुआ थी। दोनों के पास विल थी, जाली या सही, मगर बात उलझ चुकी थी। नगर पालिका के सभासद कहीं पर पहुंचकर भी हार गए थे। अब दोनों बदमाशों को शहर में अपनी धाक की फिक्र थी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थीं, इसलिए दोनों तरफ खतरनाक मंसूबे बन रहे थे। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने ईद वाले दिन कबाब खाते हुए अब्दुल को समझा दिया था कि दोनों भाई घर पर रहें। महीने भर की बात है, सब कुछ शांत हो जाएगा, वरना जमानत जब्त हो जाएगी और जान के लाले अलग पड़ सकते हैं। अकील और अकरम को घर की 4 दीवारियां काटने को दौड़ती। दुकान पर जाते तो कोई ग्राहक पास ना फटकता। चूड़ीहारों ने दबी जबान से अब्दुल चूड़े वाले की जगह अब्दुल बंदूक वाले कहना शुरू कर दिया था। करीमन के घर की ठंडी छाँव अब्दुल को कड़कती धूप में याद आती और अपनी बर्बादी साफ नज़र आती। साफ बात तो ये थी कि अब्दुल को बेटों की मर्दानगी अब खलने लगी थी। आसमान पर बादल घिरे थे। कड़वे तेल की कढ़ाई में छोटी बेसन की फुलकियाँ तल रही थी। पूरा घर चाय के साथ मौसम का मज़ा ले रहा था। अकरम और अकील को अपनी तरफ आता देख चारों बहनें अंदर से होशियार हो गईं, लेकिन ऊपर से चचाओं के सामने गर्म फुल्की और चाय रखी। इधर उधर की बात करने के बाद अकील ने गला खंखारा। छोटे अब्बा, आपसे तो कुछ छुपा है नहीं, हमारी जान खतरे में है। मौत हमें नहीं डराती, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ आप लोग भी। सबके चलते मुंह रुक गए। निवाला हलक में अटक गया। करीमन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। करीम ने लेटे लेटे अपनी पलक झपकाई। रेशमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने घबराई नज़रों से 4 जवान होती बेटियों को ताका। कुछ हथियार रखना चाहता हूँ आपकी तरफ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लड़कियाँ अपनी दफ़ा खुद कर सकें। हम आगे ना भी जाना चाहें तो अब हम वापस लौट नहीं सकते छोटे अब्बा। हालात के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं, इससे निकलने की राह ज़रूर ढूंढ रहे हैं। अकरम ने लंबी सांस भरी। उस रात किसी को नींद नहीं आई। करीमन के दिल में बार बार हौल उठती कि अपाहिज शौहर घर में है, उसे लेकर वो कहाँ डोलती फिरे। करीम तो बेबसी से छत ताकता रहा। अकरम और अकील से कह नहीं सकता था कि तुम लोग दूसरा घर ले लो और हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। उधर चारों लड़कियों के तेवरी पर बल थे। एक तरफ अपनी सुरक्षा और दूसरी तरफ सब घर वालों की हिफाजत का ध्यान, जिसमें तीनों चचा भी शामिल थे। करीमन तो इस ख्याल से मरी जा रही थी कि चूड़ियों के झाबे के साथ बंदूकें भी रखी जाएंगी। शरीफ ने सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी से कहकर रोज़ की दहाड़ी पर तो बंदूकधारी तय कर लिए थे, मगर लड़कियों ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि अब्बू, इससे तो आग और भड़केगी और मोहल्ले और स्कूल में लोग वो सब कुछ जान लेंगे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत खुद करने दीजिए। खुदा पर भरोसे के दिन थे। जिस घर में मेहनत के पसीने की बू के संग खनकती चूड़ियों की सदाएं भरी रहती थीं, वहाँ अब लुबान की गंध के संग कुरान की स्वर लहरी गूंजती रहती थी। घर में जितना तनाव था, दुकान पर उतना ही हन बरस रहा था, जिसका काफ़ी हिस्सा वकीलों को देने में जा रहा था। अब्दुल अक्सर सोचता कि इनकी जान तो बच भी गई तो आगे क्या होगा। फिर एक फरेब, फिर एक जाल, फिर एक मोर्चा। रात सन्नाटी थी। शाम से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। अनहोनी घटने का भय फिजा में अटका हुआ था। दोपहर से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। चारों बिस्तर में घुसी उपन्यास कहानी में डूबी हुई थीं कि तभी बिजली जोर से कड़की और उन्हें महसूस हुआ आंगन में कोई कूदा है। एक नहीं कई साए उन्हें अपनी तरफ बढ़ते महसूस हुए। बड़ी ने पैरों की चादर फेंकी और बिस्तर से कूद पलंग के नीचे पड़ी बंदूक उठा ली। तीनों बहनें जब तक हथियार उठाती, उन्हें अगवा करने वाले जुगनू शाह के पहलवान कमरे में घुस आए थे। उनके चेहरे, उनके कसरती बदन और ऊंचे कद को देख चारों की घिघी बंध गई थी। वो जानबूझकर निहत्थे भेजे गए थे कि मुर्गियों की तरह बगल में दबाकर वो चारों लड़कियों को पलक झपकते उठा लाएंगे। इसीलिए कांपते हाथों में पकड़ी बंदूक को देखकर वे ठिठक गए। उन्हें इस दृश्य की कतई उम्मीद नहीं थी।
खून बहाना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, बल्कि अकरम और अकील के जरिए राजू उर्फ काला बम के चेहरे पर सिर्फ कालिक पोतना भर था, ताकि पूरे शहर में उसकी बुजदिली के चर्चे हों और वो बदनामी की मौत मर जाए और अकरम और अकील उसका साथ छोड़ बैठे। छोटी पुलिस को फ़ोन करो। बड़ी के सीने से एकाएक कड़कती आवाज़ उभरी, जिसने तीनों को होश मिला दिया और उन्होंने पलंग के नीचे से अपनी अपनी बंदूकें निकाल उन पर तान दी। छोटी ने रोना बंद कर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और फ़ोन का डायल घुमाया। फ़ोन मत कर लड़की, और तुम तीनों बंदूकें नीचे डाल दो, एक बदमाश ने बड़ी सख्ती से कहा। ये खेलने वाली गुड़िया नहीं है, बंदूकें हैं, घोड़ा दबाना भी जानती हो? दूसरा हंसा। तुम लोग पीछे हटो वरना। अभी बड़ी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि तीसरे बदमाश ने बंदूक लपक कर खींची और बड़ी के सर पर एक झटके से उसका कुंदा मार दिया। वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर बाकी कांपती लड़कियों के हाथ से बंदूकें बदमाशों को छीनते देर नहीं लगी। कबूतरियाँ बहेलियों से लड़ रही थीं, निहत्ती और कभी दांतों से काटती, कभी उनके चंगुल से निकलने को छटपटाती, अपने तेज नाखूनों से उनके मुंह नोच रही थीं। तभी शोर सुन बाकी घरवाले जग गए। अकरम और अकील भरी बंदूकें ले हवाई फायर करते लपके। तभी उन तीनों बदमाशों ने घबरा कर अपने ऊपर झपटती लड़कियों पर दनादन गोलियां चला दीं और दरवाज़ा खोलकर भाग खड़े हुए। अकरम और अकील उनके पीछे दौड़े। शीश महल की चारों बहनें खून में लथपथ बिस्तर पर साकित पड़ी थीं। टूटी चूड़ियों के हार, झालरें और कंदीलें, रंगीन चूड़ियों के लच्छे सजे के सजे रह गए। उनके बदन से टपकते खून से पलंग के नीचे रखे चूड़ियों के झाबे भर गए थे। करीमन फटी आंखों से उनके चेहरे ताक रही थी। रेशमा पगलाई सी बेटियों के बिखरे बाल माथे से हटा चेहरा चूम रही थी। महल का बार बार अपने कोख पर घूंसे बरसा सर दीवार पर मार रही थी। नदीम ने घबरा कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल सारी चिड़ियों को उड़ा दिया। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी लाशों का पंचनामा बनाते हुए कई बार माथे का पसीना साफ कर चुका था। चारों जनाजों को बराबर से दालान की ज़मीन पर लेटा देख बिस्तर पर पड़े मजबूर करीम को महसूस हो रहा था जैसे चारों गले में बाहें डाल झूम झूम कर गा रही हों। शीशे से बना ये घर अपना, चांद सी अम्मी, सूरज से अब्बा, दिन जैसे दादा, रात जैसी दादी, ये है हम चार बहनों की कहानी। टिम 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 टिम। आंखों से टूटते तारों को पोंछते हुए शरीफ पुरसे में जमा होती भीड़ को ताक रहा था। आज ना हिजड़े नाच के नेग मांग रहे थे, ना देगों से सुगंध के बादल उठ रहे थे। उनकी तसल्ली से बौखलाया सा शरीफ जैसे सबसे पूछना चाह रहा हो कि ये लड़ाई तो राजू और जुगनू शाह की थी, बात अब्बासी रंडी की कोठी की थी, फिर अकरम और अकील की जगह मेरी चारों बेटियां इस लड़ाई में कैसे शामिल हो गईं? आखिर कैसे? अभी आपने सुनी नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी चार बहनें शीश महल की। चार खूबसूरत, समझदार, चरित्रवान और अपने इरादों की पक्की चारों बहनों की ये मार्मिक कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। कहानी का दुखद अंत दिल को झकझोर जाता है। कल फिर मिलेंगे नासिरा शर्मा जी की एक और प्रसिद्ध कहानी के साथ। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।